बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद हुब्बी अली नकवी और हम पार्ट 1 एफएससी का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर नंबर 4 के जो लेक्चर्स मैडम पढ़ा रही थी उसी की कंटिन्यूएशन है। 4 या 5 लेक्चर्स अब मेरे होंगे। कोशिश करेंगे आपको बेहतर अंदाज में डिलीवर करने की और समझाने की। सबसे पहले हम इस टॉपिक की तरफ अगर आए ना तो ये टॉपिक मैंने नहीं लिखा हुआ। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि कई दफ़ा बच्चों को ये कंप्लेन होती है कि हमें ये लॉन्ग है और ये सेंटर में जाके भूल जाता है, या हम इसकी डेरिवेशन को भूल जाते हैं, कोई ऐसा स्टेप है जो मिस कर जाते हैं और एग्ज़ाम में हम आधा सवाल छोड़ आते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चों ने याद तो कर लिया होता है, रटा लगा लिया होता है, मगर अंडरस्टैंड नहीं किया होता, समझा नहीं होता कि ये टॉपिक है क्या और आप कहाँ से चलेंगे और कौन कौन से चेक पॉइंट से आप गुजरेंगे और उसके बाद आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन या फ़ाइनल आपका जो रिज़ल्ट आपने फाइंड करना होगा वो क्या होगा। तो वो समझाने की ये कोशिश है। ये याद रखें कि एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी में हम जो हमारा कैच फ्रेज़ है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब है हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। इससे जो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताता है कि वर्क और एनर्जी जो है ये इंटर कन्वर्टेबल चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ें हैं। बेसिकली वर्क किया जाए तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है और एनर्जी अगर किसी चीज़ में हो तो वो वर्क करने के काबिल होती है, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो टेक्निकली हम अगर वर्क फाइंड कर लें तो हम पोटेंशियल एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। वर्क का फार्मूला आप तमाम लोग जानते हैं कि W=F.D। तो F.D या F.R या F.ΔR जैसे मर्ज़ी आप इसको लिखना चाहें, F.L। तो यानी बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप D इस्तेमाल कर सकते हैं, R इस्तेमाल कर सकते हैं या L इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको फोर्स चाहिए अगर आप वर्क फाइंड करना चाहते हैं। वर्क आप क्यों फाइंड करना चाहते हैं? क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इसी तरीके से अगर आप फोर्स फाइंड करने की बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ करना पड़ेगा, जो आप अपनी मैट्रिक में अपनी 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो एक इन्वर्स स्केयर लॉ है। इसका मतलब है कि उसमें डिनोमिनेटर में आर का स्केयर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आर स्केयर फाइंड करना है। तो अगर आप आर स्केयर फाइंड कर लेते हैं तो आर स्केयर की मदद से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फाइंड करेंगे, उसकी मदद से आप फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स की मदद से आप वर्क फाइंड करेंगे और वर्क की मदद से आप पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लेंगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है और उसके मुताबिक फिर हम इन पॉइंट्स को डिसाइड करेंगे। तो दोबारा सुन लें, सबसे पहले आप आर स्केयर फाइंड करेंगे। आर स्केयर के लिए जाहिर सी बात है आपको आर चाहिए, उससे आप लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में अप्लाई करके आप फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फोर्स की वैल्यू से आप वर्क फाइंड करेंगे और वर्क की वैल्यू से आप एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस समरी को आपने याद रखना है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा टॉपिक है एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग और डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ज़ीरो। याद रखें कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फील्ड आम रूटीन में इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसके लिए मैदान या खेत भी इस्तेमाल होता है, मगर जब हम फिज़िक्स में लफ्ज़ फील्ड की बात किया करेंगे तो ये एक ऐसा रीजन हुआ करेगा किसी भी चीज़ के गिर्द जहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके इफ़ेक्ट को फील कर सकेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो अर्थ के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच सकती है या अट्रैक्ट कर सकती है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर होगी। तो पहला पॉइंट हमारे पास वो होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। यानी हम मिसाल के तौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से मुराद, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है,
तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड में, ज़मीन पर नहीं है तो टेबल पर पड़ा हुआ है, छत पर पड़ा हुआ है, किसी पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, एक जहाज़ उड़ रहा है उसके अंदर मौजूद है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वो कहीं पर भी हो सकता है। तो उसका जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर का कोई पॉइंट होगा। मगर जो हमारा मंजिल है, जो हमारी फिनिशिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का एक पॉइंट होगा। यानी हमने उसे इतना दूर लेकर जाना है कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाएं। उसकी अलामत ये होगी कि उस पत्थर को अगर आप, मिसाल के तौर पे आप ये जानते हैं कि एक पत्थर आपने उठाया 5 फुट 6 फुट 8 इंच ऊपर, 5 6 8 फुट ऊपर उठाया, अगर आप उसको छोड़ दें तो वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आप छत पर लेकर जा कर ये काम करें तब भी वो पत्थर नीचे गिरेगा, जहाज़ से करें तब भी ये नीचे गिरेगा। मगर कुछ हज़ार किलोमीटर के बाद या कुछ लाख किलोमीटर के बाद जब आप अर्थ के से दूर जाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि अगर आप पत्थर को वहाँ पर छोड़ें तो वो अर्थ की तरफ नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वो स्पेस में ही कहीं मौलिक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस पॉइंट को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं कर रही। ऐसे पॉइंट को आप इन्फिनिटी कहते हैं। यहाँ इन्फिनिटी का मतलब कोई लामहदूद फासला नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ है सिर्फ फील्ड से बाहर चले जाना। चाहे वो फील्ड जो है वो 1 करोड़ किलोमीटर के बाद आए, 1 लाख किलोमीटर के बाद वो पॉइंट आए, मगर वो जहाँ पर भी पॉइंट आएगा उसकी अलामत ये होगी कि फिर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचने के काबिल नहीं रहेगी। तो एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी से मुराद अब क्या होगी कि अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अगर आप जब पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट की फाइंड नहीं करते जो कि इन्फिनिटी पे चला जाता है। एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम उस ऑब्जेक्ट की फाइंड कर रहे हैं या उस पॉइंट की एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं, नॉट ऑब्जेक्ट, जो कि इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ एक पत्थर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोलूट वैल्यू मैं फाइंड करूं, तो उसको फाइंड करने का वे ये है कि उस पत्थर को मैं उठाऊं और लेकर जाते 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 उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर ले जाऊं। तो जो टोटल वर्क मुझे उस पर करना पड़ेगा एक्चुअली वही उस ऑब्जेक्ट की, उस पत्थर की एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ बातें समझना ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जिस पॉइंट पे हमने जाना है वो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये मैंने डायग्राम में ये लिख भी दिया है, ज़रा आप देख लें। ये जो पॉइंट एन है, जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, इसको हम कह रहे हैं इन्फिनिटी, यानी कि आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वैसे तो हम क्योंकि अर्थ के सेंटर में मौजूद नहीं हैं, हम तो सरफेस ऑफ द अर्थ में मौजूद हैं। मगर ये याद रखें कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको डिफाइन ही हम ऐसे करते हैं कि ये वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसलिए हम जो फासले कंसिडर किया करेंगे वो सरफेस ऑफ द अर्थ से नहीं किया करेंगे, बल्कि सेंटर ऑफ द अर्थ से, जिसको मैंने रेड कलर में लिखा है अगर आप देख सकें, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से फासला कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली हम ऐसा करेंगे कि ये बात समझनी है कि पोटेंशियल एनर्जी की बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, आप तमाम लोग जानते हैं, शायद लास्ट या उससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा भी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन है PE इज इक्वल टू mgh। यानी पोटेंशियल एनर्जी तीन चीज़ों की जो है ना वो प्रोडक्ट है, यानी मैस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h। अब ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है, तब तक जब तक आप किसी ज़्यादा ऊंची जगह पर ना चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अर्थ के करीब रहें। अगर आप अर्थ से बहुत दूर जाने की बात कर रहे हैं, जो कि आज हम टॉपिक में कर रहे हैं कि हमने n तक जाना है, तो याद रखें फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहती। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा हाइट्स की बात किया करेंगे तो फिर वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ g है वो चेंज हो जाती है। आप जानते हैं कि अर्थ की जो सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मगर अगर हम ऊपर 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा चेंज है। तो अगर ग्रेविटी वेरी कर रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसका मतलब है फोर्स भी वेरी कर रही है, फोर्स भी चेंज हो रही है। और अगर फोर्स चेंज हो रही है तो ये याद रखें कि फिर जो वर्क डन है
वो हम फिर नॉर्मली नहीं निकाल सकते। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा है 2-3 दिन पहले, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो फिर हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की मदद से वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटी बदलने, हाइट ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी बदल रही है, और ग्रेविटी बदलने की वजह से फोर्स बदल रही है। और जब फोर्स चेंज हो रही हो, वेरिएबल हो, तो फिर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की टेक्निक यूज़ करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे डिस्टेंस को, पूरी डिस्प्लेसमेंट को, यानी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक को हम छोटे 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 इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उन इंटरवल्स को हम इतना छोटा रखा करेंगे कि उसमें फोर्स की वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना आए, या डेल्टा एफ या चेंज इन एफ को हम ज़ीरो कंसिडर कर सकें। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक पॉइंट 1 ले लिया है, फिर 2 ले लिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन टू लास्ट पॉइंट हमारे पास n आ जाएगा। अब देखें n से पिछला पॉइंट जो है वो n-1 होगा। ये बात भी समझनी है। n से पिछला पॉइंट n-1 इसलिए होगा कि 100 से पिछला पॉइंट होता है 99, तो वो क्या होता है 100-1, यानी अगर आप 80 से पिछला पॉइंट देखना चाहें तो वो होगा 80-1। अगर आप 1000 से पिछला पॉइंट देखना चाहें तो वो होगा 1000-1। इसी तरीके से n से जो पिछला पॉइंट होगा वो होगा n-1। ये बात हम क्योंकि टॉपिक में यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम जो छोटे छोटे इंटरवल्स की बात कर रहे थे वो था कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का फासला। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो फासला है हम उसको डेल्टा आर कह रहे हैं, यानी स्मॉल डिस्टेंस है आर, डेल्टा आर। अगर हम पॉइंट 1 का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हम कैलकुलेट किया करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसा डायग्राम में बना हुआ भी है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वो आप अगर देखें तो वो r1 डिस्टेंस है, और r1 डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके पॉइंट 1 का डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से जो r2 डिस्टेंस होगा वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस होगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो चेंज होगी, जो चेंज है वो हमारे पास है डेल्टा आर। ये तीनों चीज़ें डायग्राम में बड़ी क्लियरली बनी हुई हैं। आपकी बुक में भी ये डायग्राम मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको देख के बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या होगा, हमने करना ये होगा कि हम पहला इंटरवल लेंगे। पहला इंटरवल का मतलब है 1 से 2 तक, दूसरे इंटरवल का मतलब है 2 से 3 तक, तीसरे इंटरवल का मतलब है 3 से 4 तक एंड सो ऑन, और आखिरी इंटरवल का मतलब है n-1 से n तक। याद रखें, हम इन तमाम इंटरवल्स की अलग अलग वर्क की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम वर्क डन की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल, फिर वर्क डन की वैल्यू सेकंड इंटरवल, फिर वर्क डन की वैल्यू थर्ड इंटरवल लेंगे। और जब हमारे पास ये तमाम वर्क डन आ जाएंगे तो इन सब का सम लेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। जब हम इन तमाम चीज़ों का सम कर लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो होगी टोटल वर्क डन। और जो टोटल वर्क डन हमारे पास होगा वही बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो आज बेसिकली मैंने आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, कुछ तमहीदी गुफ्तगू की है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि हम इस टॉपिक में करने क्या जा रहे हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और अगर कोई बच्चा अच्छा बच्चा है और ख़ुद कोशिश करना चाहता है तो वो बुक में बड़ी अच्छी डेरिवेशन हुई हुई है, उसको देख के डिराइव भी इसको कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने डेरिवेशन की हुई ज़रूर है, मगर मैं आपके बर्डन को कुछ कम करने के लिए आज का लेक्चर यहीं रोकूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी डेरिवेशन या इसका मैथमेटिक्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट के लिए सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं डेरिवेशन बुक से ही करूँगा, मगर आपको समझाऊंगा, इसलिए अगर कोई ख़ुद ट्राई करना चाहे तो वो ज़रूर इस घर में ट्राई करे। नेक्स्ट स्लाइड को अगर आप देखें तो वही मैंने बुक से इस पेज को लिया है, डायग्राम मैंने खुद बनाई हुई है। इसी तरीके से उससे अगली स्लाइड के अंदर भी, उससे अगली में भी, और फिनिश तक हम एंड तक इसके अंदर जाएंगे। ये याद रखना है आपने कि इसका डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मगर अगर आप जो स्टार्ट में मैंने आपको कुछ बताए थे
जो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो एक तस्वर मैंने आपको दिया था कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो इसकी मदद से हम ये याद बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि मैथमेटिकल है, इसे हाथ से ज़रूर लिखें आप। एक दो दफ़ा अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ये आपको याद रहेगा और इस टेक्निक को आपने याद रखना है। आज का टॉपिक आधा हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, बेसिकली हमने सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। और आप इस इंट्रोडक्शन को बुक खोल के इसकी डायग्राम को देखते हुए, शुरू के एक दो पैराग्राफ्स पढ़ते हुए बड़ी डिटेल में इसको सुने, इसको अपने पास नोट भी कर लें। और इंशाल्लाह इससे अगला जो पोर्शन है वो कल के लेक्चर में मैं आपको ख़त्म करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।